बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि आप YouTube, Facebook और ट्विटर पर भी हमारी बराह रास्त नशरियात देख सकते हैं। लिंक आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मौजूद है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि फैसलाबाद 2016 में 40 करोड़ रुपए की लागत से DHQ अस्पताल में अमराज से बच्चेगान, गायनी, मेडिसिन और न्यूरो सर्जरी पर मुश्तमिल 120 बेड्स के इजाफा से 4 मंजिला इमारत की तामीर का मंसूबा हुकूमत तब्दील होते ही फाइलों में दब गया है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करेंगे। फैसलाबाद 2016 में 40 करोड़ रुपए की लागत से DHQ अस्पताल में अमराज बचकान, गायनी, मेडिसिन और न्यूरो सर्जरी पर मुश्तमिल 120 बेड्स के इजाफे से 4 मंजिला इमारत की तामीर का मंसूबा हुकूमत तब्दील होते ही फाइलों में दब गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, आगाह कीजिएगा। 2016 में साबका डिप्टी कमिश्नर सलमान गनी की जानिब से DHQ अस्पताल में 4 मंजिला इमारत में 4 वार्ड बनाने का मंसूबा जो था वो बनाया गया था और फी जो वार्ड है ये 30 बेड पे मुश्तमिल था, जिसमें बच्चा अमराज बचगान शामिल था, गायनी वार्ड शामिल था, साथ साथ न्यूरो सर्जरी और मेडिसिन का शामिल था। और DHQ अस्पताल की एमरजेंसी के सामने वाक़ जो कंट्रोल रूम है, यहाँ पे 4 मंजिला इमारत जो थी वो तामीर की जानी थी और उसका बाद PC1 भी जो था मंजूर हो चुका था, मगर हुकूमत तब्दील होते ही अब जो ये मंसूबा ये खटाई में पड़ चुका है, फैलों में दब चुका है और इसके ऊपर ताहाल जो है वो काम शुरू नहीं हो सका। और दूसरी जानिब वक्त के साथ साथ जो बजट है, क्योंकि जब ये 2016 में मंजूर किया गया था तो इसके ऊपर 40 करोड़ रुपए की जो थी वो रकम खर्च होनी थी, मगर अब महंगाई के बढ़ते हुए तूफान के बाइस से अब ये जो मंसूबा है इसके ऊपर जो लागत है उसमें भी जो है वो इजाफा का खर्चा जो है वो जाहिर जो है वो किया जा रहा है। दूसरी जानिब DHQ अस्पताल में क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर अगर शोबा बरूनी मरीज़ा के हवाले से बात की जाए तो 5000 के करीब मरीज़ यहाँ पे इलाज मुआवजे के लिए आ रहे हैं और 1000 मरीज़ जो है वो एमरजेंसी की हालत में आ रहे हैं और ऐसे में 850 बेड का ये हॉस्पिटल है और यहाँ पे मरीज़ों का रश ज़्यादा है, लेकिन जगह कम होने के बाइस सलमान गनी जो कि साबका डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं, उनकी जानिब से 2016 में 4 मंजिला इमारत और 4 वार्ड का इजाफा करने का मंसूबा बनाया गया था, जिससे 120 बेड का इजाफा होना था और इस तरह ये अस्पताल जो था वो 1000 बेड पे जाना था, मगर मंसूबे पर ताहाल जो है वो काम शुरू नहीं हो सका, जिसके सबब न सिर्फ DHQ अस्पताल इंसामिया को मुश्किलात का सामना है, बल्कि जो मरीज़ आ रहे हैं तो ज़्यादातर मरीज़ों को जगह ना होने के सबब जो दीगर प्राइवेट अस्पताल हैं या जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है। इस सिलसिले में जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं DHQ अस्पताल डॉक्टर आसफ हमीद सलीमी, उनसे बात हुई है तो उनका ये कहना है कि पहले जो PC1 था इसका मंजूर हो चुका था, मगर बाद इसका जो PC1 है उसमें कुछ तब्दीली लाई गई है, जिसके बायस से इसे जो है वो रोक लिया गया और स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से यह कहा गया था कि वो DHQ अस्पताल का खुद विजिट करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे 4 मंजिला इमारत बनानी भी चाहिए या 120 बेड का जो है वो इजाफा भी होना चाहिए या नहीं। जिसके बाद उनका ये कहना है कि 21 अक्टूबर को स्पेशल सेक्रेटरी ने DHQ अस्पताल फैसलाबाद का विजिट किया और उनकी जानिब से जो जगह थी वो तब्दील कर ली गई और अब DHQ अस्पताल एमरजेंसी के सामने कंट्रोल रूम में वाक़ जहाँ पे पहले 4 मंजिला इमारत बनाई जानी थी, अब अगर वहाँ से मंसूबे को उठा के जो है वो पार्किंग स्टैंड में जो है मुंतकिल किया जा रहा है और इस सिलसिले में उनका ये कहना है कि मीटिंग वगैरह हो रही है। कल भी उनका ये कहना था कि वो इसी सिलसिले में मीटिंग के लिए हुकूमत के पास गए हुए थे, मगर ताहाल अभी तक इसके ऊपर जो है कोई खास पेशरफ्त जो है वो नहीं हो सकी, जिसके सबब ये पेशरफ्त नहीं हो सकी। ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। इस हवाले से आपको बताएं कि इस वक्त हमें ज्वाइन किया है MPA खालिद सईद गिल साहब ने। बहुत शुक्रिया खालिद सईद गिल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। गिल साहब, तकरीबन इस वक्त जो 2016 में 40 करोड़ रुपए की लागत से DHQ अस्पताल में अमराज बच्चगान, गायनी, मेडिसिन और न्यूरो सर्जरी पर मुश्तमिल 120 बेड्स के इजाफे से 4 मंजिला इमारत की तमीर का मंसूबा था, लेकिन वो तब्दील होते ही, हुकूमत तब्दील होते ही फाइलों में दब गया। आखिर क्यों, वजह क्या बनी कि इसको फाइलों में दबा दिया गया? सूरत हाल ये है कि मौजूदा गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है जिसमें हॉस्पिटल्स, नए हॉस्पिटल्स जो हैं वो बनाए जाएं और जो दूसरे पुराने हॉस्पिटल हैं और उनकी आबादी की बढ़ते हुए तनासब के पेश नज़र और मरीजों के बढ़ते हुए तनासब के पेश नज़र उनकी एक्सटेंशन की जाए। यही एक वजह थी कि जिसकी बदौलत हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे मंसूबे जो पंजाब के अंदर रखे हुए थे उन पर हुकूमत ने कोई अमल दरामद नहीं किया। सियासत को बराए सियासत नहीं लेना चाहिए, सियासत को अवाम की खिदमत के लिए लेना चाहिए। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जितना
हेल्थ के ऊपर काम किया है, मैं समझता हूं कि वो इंतहाई काबिल तारीफ है। जैसा कि 40 करोड़ का ये मंसूबा था, इसमें 4 वार्ड जो थे वो गायनी के रखे हुए थे, मेडिसन न्यूरो सर्जरी के रखे हुए थे, और इसी तरह से ये जो प्रोग्रेस थी वो जारी थी। लेकिन क्योंकि इन मंसूबों को सियासत की नजर नहीं करना चाहिए था, अगर शहबाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग के दौर में ये मंसूबे रखे हुए थे, इस गवर्नमेंट को चाहिए था कि अवाम के मफादात को मद्देनजर रखते हुए इनको मंसूबों को जारी रखा जाए। लेकिन मौजूदा हुकूमत की नालायकी की वजह से जो है वो मंसूबे जो थे वो वैसे जूं के तू पड़े हुए हैं। और आप देखें कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने अच्छा खालिद साहब, गिल साहब, ये भी बताइएगा, क्योंकि तरक्याती काम हमेशा होते हैं, चलते रहते हैं, हुकूमतें बदलती रहती हैं, लेकिन इस वक्त जो हमें चीज नजर आई वो जो भी हुकूमत आती है पिछले प्रोजेक्ट्स को रोककर अपने नए मंसूबे शुरू कर देती है। क्या आपका तो जिस तरह से आपका एक नारा था पंजाब इस तरह बढ़ेगा पंजाब, और जो है वो कामयाबी के हवाले से, लेकिन अब क्या समझते हैं कि ये इस तरह से पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, हर हुकूमत अपनी छाप लगाने की कोशिश करे तो? देखें जी, नेगेटिव सेंस में कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, कोई भी अदारा तरक्की नहीं करता, कोई भी आवाम को सलाह नहीं मिल सकती, आवाम की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं हो सकता। हमारे यहाँ तो ये था कि जब से मुशर्रफ ने हुकूमत छोड़ी थी और उसके बाद भी हमने वो मंसूबे जो आवाम की बेहतरी के लिए थे हमने उनको कंटिन्यू किया, और कंटिन्यू करने के बाद हमने उनको आगे बढ़ाया। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने ये किया कि इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाते हुए इसको ये समझ नहीं थी कि अगर ये हेल्थ के मंसूबे और दूसरे वेलफेयर के मंसूबे जितने भी हैं, अगर उन मंसूबों को हम रोक देंगे तो अवाम की फलाह व बहबूद रुक जाएगी, ये अवाम के साथ दुश्मनी होगी। इस हुकूमत को मासवाए तनकीद के और मासवाए पिछली हुकूमतों के कामों को रोकने के अलावा और कोई काम नहीं था, जिसकी बदौलत आज अवाम जो है हॉस्पिटल के अंदर जलीलो खार हो रही है, और ना ही हॉस्पिटल की एक्सटेंशन हुई है, ना ही एजुकेशन के हॉस्पिटल की एक्सटेंशन हुई है। बहुत शुक्रिया खालिद सईद गिल साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक लीगी MPA, और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि यह तासुबाना सोच है, इस तरह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, नेगेटिव अप्रोच हो तो कभी भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आसिफ हमीद सलीमी क्या कहते हैं मंसूबे के हवाले से? PC1 में पहले मंजूर किया, बाद में उसे रोक दिया गया, ये भी देखिए। मंसूबा जो है 2016 की ADP स्कीम था, और इसमें 120 बेड का इजाफा होगा, 4 वार्ड बनने, पीड्स का, गायनी का, न्यूरो सर्जरी का और मेडिसिन का, और साथ जो बाकी वार्ड्स हैं पुराने उनकी रेनोवेशन भी इसमें शामिल है। तो तकरीबन 40 करोड़ का मंसूबा है। इसका एक दफ़ा PC1 अप्रूव हो गया था, बाद में उसमें कुछ तब्दीलियाँ की तो वो रिवाइज PC1 जमा करवाया हुआ था। उस सिलसिले में स्पेशल सेक्रेटरी साहब आए थे 21 अक्टूबर को, विज़िट कर गए हैं वो। कुछ अमेंडमेंट्स उन्होंने अभी सुजेस्ट की हैं, और उनके मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है उसके हम इंतज़ार में हैं, जो ही वो आते हैं उसके मुताबिक उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। आपका हम खबर से आगाह करते चलें कि फैसलाबाद में आलूदगी की मिकदार कैसे जांची जाए, फजाई आलूदगी की मॉनिटरिंग कैसे की जाए, स्मॉग की आफत से निमटने के लिए तैयारियां सिर्फ दावों की हद तक। रेड जोन में शामिल जिले का वाहिद एयर पॉइंटर जवाब दे गया। एयर पॉइंटर से फजाई आलूदगी की योमिया रिपोर्ट बनाई जाती थी। इसी पर बात कर लेते हैं, मोहम्मद रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। जी रमजान मिर्जा, क्या कीजिएगा? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में हर गुजरते रोज के साथ जहां पर नमी का तनासुब बढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ फिजाई आलूदगी में भी तेजी नजर आ रही है। इस हवाले से एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ने के बायस फैसलाबाद में जो मौजूदा सूरत हाल है वो स्मोक के लिए खासी मौजू नजर आ रही है। फिजाई आलूदगी को मापने के लिए महकमा माहौलियात के पास एक ही एयर पॉइंटर था, जो कि इस वक्त स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट में मौजूद है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि ये कई रोज से मुकम्मल तौर पर ख़राब है, किसी किस्म की कोई रीडिंग जो है इस पर नहीं ली जा रही, और फैसलाबाद में आलूदगी का लेवल क्या है इसको जांचने के लिए जो सरकारी एयर पॉइंटर लगाया गया था अब जवाब दे गया है। इस वक्त कमर आपको दिखा भी सकते हैं कि ये स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट में प्राइम पैकेजेस के ऊपर इसको लगाया गया है, और ये गुज़िश्ता कई रोज़ से रीडिंग देने से
का असर दिखाई दे रहा है। महकमा माहौलियात के मुताबिक और जो लैब इंचार्ज हैं उनके मुताबिक इसकी रिपेयरिंग के हवाले से लाहौर की सतह पर बात भी की गई, लेकिन इसकी रिपेयर के लिए जो है वो फंड्स का इजरा नहीं हो सका, जिसके बायस ये इसकी मुरम्मत और इसकी मुरम्मत का काम जो है वो ना होने की वजह से फैसलाबाद में जो इसको जांचने के लिए कि इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, सूरत हाल क्या है, इसका सिलसिला जो है वो मुकम्मल तौर पर रुक चुका है। फैसलाबाद में कई निजी वेबसाइट्स मौजूद हैं, तहकीकाती वेबसाइट्स मौजूद हैं जिनके ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर रीडिंग तो दी जा रही है, लेकिन सरकारी सतह पर ये वाहिद सोर्स था जो अब जवाब दे चुका है। जी बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि इस वक्त जो है वो फिजाई आलूदगी की हवाले से मॉनिटरिंग कैसे की जाए, स्मोक की आफत से निमटने के लिए तैयारियां जो है वो की जा रही हैं और फिजाई आलूदगी की योमिया रिपोर्ट बनाई जाती थी। इसी हवाले से आपको बताएं कि डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात फरहत अब्बास का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। वो फिगर दे रहे हैं वो टोटली गलत हैं कि 300 हो गया एयर क्वालिटी इंडेक्स, 400 हो गया, 250 हो गया, वो सारा गलत है। अगर वो उनके पास कोई सोर्स है तो हमें भी बता दें। हमारे पास एक एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो डिप्टी डायरेक्टर लैब से मैंने रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी वो ख़राब है और तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपया उसका खर्चा है। तो मैंने वो लेटर हेड क्वार्टर लिखा हुआ और लाहौर की लेबॉर्ट्री को जो मेन है हमारी उसको भी लिखा हुआ है। तो वो आगे से वर्बली लिख के कोई जवाब नहीं है, वर्बली कह रहे हैं कि यार मैनेज करें। तो मैनेज 2.5 लाख कोई कहाँ से मैनेज कर सकता है। तो वो सिस्टम भी बंद पड़ा हुआ है, एक ही सिस्टम है। पता नहीं ये लोग कहाँ से वो फिगर ले रहे हैं कि जी एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना हो गया, फैसलाबाद में इतना हो गया। तो कोशिश है, मैंने भी लेटर लिखा हेड क्वार्टर के जनाब एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए, लेकिन वो इतना इशू नहीं है। वो एक एयर क्वालिटी इंडेक्स से अगर पॉइंटर नहीं चल रहा तो वो उसकी मैक्सिमम रेंज ही होती है 1-1.5 किलोमीटर की सराउंडिंग का रिजल्ट दे रहा होता, पूरे शहर का रिजल्ट नहीं दे रहा होता। उसके लिए कम अज़ कम 20 एयर क्वालिटी इंडेक्स चाहिए जो कंजस्टेड एरिया जहाँ पे है, जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्रीज ज़्यादा से हैं, वहाँ पे लगाया जाए तो फिर परफेक्ट फिगर आती है। उसकी भी वो मल्टीप्लाई कैलकुलेशन होती है जो हेड क्वार्टर डाटा जाता है, वहाँ से उसकी वो कैलकुलेशन और उसके फार्मूले जो होते हैं वो लगा लोगों के तो हमें बताते हैं जी एग्जैक्ट फिगर। एशिया की बड़ी मार्केट में बेहंगम तारों को तरतीब देने में फेस्को सुस्ती का शिकार है। लटकते तार नाखुशगवार वाकयात को दावत देने लगे हैं। ताजर बरादरी फेस्को पर बरस पड़ी। लटकते तारों से शॉर्ट सर्किट के बायस किसी भी दुकान में आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। जिम्मेदार कौन होगा, ये एक सवालिया निशान बन चुका है। मजीद तफसीलात जानेंगे अवैस अली से। जी अवैस अली, आगाह कीजिएगा। राब्ता हमारा मुनक़ता हो चुका है, आपको अपडेट करें। एशिया की बड़ी मार्केट में बेहंगम तारों को तरतीब देने में फेस्को सुस्ती का शिकार हो गया। लटकते तार नाखुशगवार वाकयात को दावा देने लगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अवैस अली से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। बड़ी मार्केट है सूत्र मंडी, जहां पर बेहंगम तारे जो हैं वो नाखुशगवार वाकयात को दावत दे रही हैं, जिसको फेस्को जो है वो तरतीब देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देता है। रोजाना की बुनियाद पर हादसात होते हैं, मगर इसके बावजूद फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को ने चुप साध रखी है। हमारे साथ ताजर रहनुमा अमीन भट्ट मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस वाले से उनका क्या कहना है। अच्छा भट्ट साहब, हमें यह बताइएगा कि यहाँ पर लटकते तार हैं, किन मसाइल का यहाँ पर मौजूद जो ताजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात यह है कि जब गवर्नमेंट थी ना नून लीग की, उस वक़्त हमने पूरे शहर के गलियों का विजिट कराया था हाजी अकरम अंसारी साहब को, और तकरीबन कचहरी बार में जो वकीला वाली गली हैं उसमें मतलब अंडरग्राउंड तारे होना भी शुरू हो गई थी। हमारी बदकिस्मती है, जब से नून लीग की गवर्नमेंट गई है उसके बाद तमाम काम ख़त्म हो गया। दूसरी बात यह है कि आजकल फेस्को में सियासत का सियासत बहुत अरूज पर है, हालांकि महकमों में सियासत नहीं होनी चाहिए। मुझे दफ्तर से पता चला है कि राजा रियाज साहब ने जो पुराना था फेस्को का चेयरमैन, उसको बदल कर दूसरा अपनी मर्जी का फेस्को चेयरमैन आया, और वो भाईजान कहते हैं कि जो नून लीग का वर्कर होगा तो उसका मैं काम नहीं करूंगा, पीटीए का काम करूंगा। और फेस्को के चेयरमैन, बात सुन लो,
इधर कोई अब पीटीआई का वर्कर नहीं रहा, इधर सब अब नून लीग के वर्कर है। मैं देखूंगा तुम कैसे काम डॉक्टर साहब करोगे। बताइए कि लटकते जो तार हैं इनसे जो है वो शॉर्ट सर्किट के बायस यहाँ पर हादसा हो सकते हैं, क्या मुतालबा करेंगे फेस्को चीफ से कि इनको जल्द अज जल्द वो तरतीब दें? देखिए, मैं फेस्को के चीफ से मुख्तर मैं मुतालबा करना चाहता हूँ, तो फैसलाबाद के तमाम ताजरों की तरफ से आप देखें, आपने अपने कैमरा भी लगा के दिखाया होगा कि कैसे तार हैं। सबसे पहला और आखिरी मुतालबा यह है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा हो गया, करोड़ों अरबों का नुकसान होगा, इसके साथ साथ जानी नुकसान भी होने का खदशा है। अगर कोई माली नुकसान तो बर्दाश्त हो सकता है, जानी नुकसान बर्दाश्त नहीं होगा। अगर कोई खुदा ना खास्ता ये 41 की वसासत है, वो ये मेरी आवाज़ सुन ले, वज़ीर आला पंजाब भी सुन ले, और जो फेस्को का चेयरमैन नया आया है, जो पीटीआई का मामा बनकर आया है, वो सुन ले। जो वर्कर होता है, जो काम जिसने काम पढ़ना है उसको काम करना पड़ना है, लेकिन ये मैं एक महीना देता हूँ, इसके अंदर अंदर सूत्र मंडी समेत 8 बाजारों और गलियों की तमाम जो तारें हैं अंदर मतलब अंडरग्राउंड की जाएं। अगर ना की गई तो अमीन भट्ट अपनी जो गवर्नमेंट थी उस वक्त भी अगर उसने गलत काम किया था तो जुलूस लेकर निकलूंगा। और अगर एक महीने के अंदर अंदर फेस्को चेयरमैन सुन लो कि अगर तुमने इसका नोटिस ना लिया तो पूरा फैसलाबाद के ताजर और दुकानदार तुम्हारा गिरफ्तार करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर मौजूद जो ताजर बरादरी है उनका यही कहना है, और बल्कि फेस्को चीफ से ये मुतालबा किया है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको हम खबर से आगाह करते चलें कि FWMC के कयाम के 7 साल बाद शहर की सफाई से मुतालिक सर्वे शुरू कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुर्रहमान से। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से पूरे शहर में एक सर्वे लॉन्च किया गया, जिसमें ये जाना जाएगा यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ की तादाद कितनी है, यहाँ पर कितना रोज़ाना की बुनियाद पर कूड़ा जो यहाँ पर उठाया जाता है, कितना कूड़ा पैदा हो जाता है, कितना उठाने की सबकत मौजूद है, कितने मुलाजमीन की कमी है फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को, क्योंकि जब से 2013 से ये मर्ज़ वजूद में आई थी तब से अब तक कोई भी ऐसा सर्वे नहीं किया गया था, और ये महज अंदाजे थे कि इतना कूड़ा पैदा हो जाता है, इतनी स्ट्रेंथ चाहिए, जिस पर अब यहाँ पर CEO की जानिब से तमाम मुलाजमीन को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने अपने इलाकों में चेक करके बताएंगे, और ये डेटा बेस कलेक्शन होगी। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। MWFC काशिफ अवान का इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का क़याम 2013 में अमल में लाया गया था। उस वक़्त से लेके आज तक कोई ऐसी प्रॉपर स्टडी नहीं हुई जिससे हमें पता चल सके कि फैसलाबाद शहर के अंदर कितने रहायशी मकानात या कितनी शॉप्स या कितनी मार्केट्स हैं। देखें, किसी भी प्लानिंग के लिए आपको डेटाबेस की ज़रूरत होती है, और फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अपना डेटाबेस खुद तैयार कर रही है, जिससे कि हमें एक अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी वेस्ट जो है वो पर डे जो है प्रोड्यूस हो रही है, कितने। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि जंग में कायमा कमेटी के फैसले के बाद भी किसानों को DAP पर सब्सिडी न मिल सकी। गुज़श्ता माह कायमा कमेटी ने DAP पर 1000 रुपए सब्सिडी का ऐलान किया था। सब्सिडी के लिए 23 अरब 86 करोड़ की रकम भी मुख्तस की गई थी। ताहाल पंजाब हुकूमत की जानिब से फैसला न आने पर किसान महंगी DAP खाद खरीदने पर मजबूर हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे अवैस खान से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। गुज़श्ता माह हुकूमत की जानिब से कायमा कमेटी की हिदायत पे जो है वो DAP खादों पे सब्सिडी देने का फैसला किया गया था, जिसके लिए 23 अरब 86 करोड़ रुपए की खतीर रकम मुख्तस करने का ऐलान किया गया था। ताहम DAP के पे जो है सब्सिडी फराहम करने के हवाले से ताहाल जो है वो फैसला मुमकिन नहीं होकर किया जा सका हुकूमत पंजाब की जानिब से, जिसके बाद DAP की कीमत जो है वो ताहाल जो है आसमानों को छू रही है। इस वजह से काश्तकार तंजीमों की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार किया गया। मेरे साथ काश्तकार जो रहनुमा आजम जान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या कहेंगे, कायमा कमेटी की जानिब से ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन इस ज़बानी जमा खर्ची साबित हुआ, कोई इस अमली इक़दामात मुमकिन नहीं। सबसे पहले वैसा मैं सिटी 41 का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान किसान इत्तेहाद को इस बात का मौका दिया। जैसा कि आप सबको मालूम है कि काफ़ी अर्सा पहले से ये फैसला हो चुका है कि सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद अभी तक DAP पे कोई सब्सिडी नहीं दी गई,
جس کی وجہ سے کسان کو بہت مشکل ہے. جب تک آپ اس بات اپنے فیصلوں کو یقینی نہیں بنائیں گے, کسان کا بھلا کیسے ہوگا؟ اب آپ دیکھ لیں کہ 4,000 روپے کے قریب ڈی اے پی بک رہی ہے اور گندم کی کاشت سر پہ ہے. اگر آپ اس کو ڈی اے پی کو گندم کی کاشت سے پہلے اس کو اناؤنس کریں تاکہ لوگوں کو اس کا بھلا ہو. بہت شکریہ. تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے خبر شامل کرے زراعت کے شعبے سے. کپاس کی پیداوار میں 43% کمی ریکارڈ کی گئی. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں شراز بٹ سے. جی شراز, آگاہ کیجیے گا. گزشتہ 3 سے 4 مہینے ہو چکے ہیں کہ سید ضیاء علمدار حسین جو کہ سابق پریزیڈنٹ ہے فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے, انہوں نے رزاق داؤد کے ساتھ کئی جو آن لائن ملاقاتیں کی ہیں جس میں انہوں نے کاٹن کی جو پروڈکشن ہے اس میں کمی کا الارم جو ہے وہ ان کو سنایا تھا کہ آنے والے دنوں میں بہت شدید بحران جو ہے وہ روئی کا ہونے والا ہے. اور اس وقت جو اگر دیکھیں ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ روئی کی پیداوار میں کمی ہو رہی ہے. اور اب جو اکتوبر 2019 اور 20 کو کمپیئر کیا جائے تو اکتوبر میں ہی صرف 45% جو کمی ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے. اسی کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے سید ضیاء علمدار حسین شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہے جو کہ سابق پریزیڈنٹ ہے فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری. سے بات کرتے ہیں. شاہ جی, ہم نے کئی اسکائپ ملاقاتیں آپ کی دیکھی, آپ نے اس میں مینشن بھی کیا کہ آنے والے دنوں میں روئی کا بہت سخت بحران ہونے جا رہا ہے. کیا ہم اس بحران کی طرف چل پڑے ہیں؟ سر یہ دیکھیں, ہم بزنس مین کا ایک فیوچر ویژن ہوتا ہے, یہی ہمارا اور حکومت کا فرق ہوتا ہے. حکومت ڈے ٹو ڈے چیزیں سوچتی ہے. ہم ان کو کئی مہینوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ سر پاکستان میں کیونکہ لوگوں کا شوگر کا ٹرینڈ زیادہ ہے اور کاٹن کا ایریا کم کراپ ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کاٹن کا ایریا کم اور اس میں بمپر اپنا کراپ نکل آئے. ایگزیکٹلی وہی ہوا. اور ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بارشیں ہوئی تھیں تو سب سے پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ ویدر اس بار سوٹیبل نہیں ہے کاٹن کے لیے. اب آپ کے سامنے وہ رزلٹ آ گئے ہیں. یہ میکسیمم 60% آف کراپ جو ہے نا اکتوبر 31 تک ہم پک کر لیتے ہیں. اب آپ بہت شکریہ شراز بٹ, تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. آپ کو بتائیں کہ حکومت کی جانب بجلی کے نرخوں میں کمی کے اعلان پر پاور لوم مالکان کی جانب سے خیر مقدم کیا جا رہا ہے. مزید تفصیلات جانیں گے فضیل احمد سے. جی فضیل, آگاہ کیجیے گا. بالکل, حکومت کی جانب سے بجلی کے نرخوں میں کمی کا اعلان کیا گیا ہے جس پر صنعتکاروں کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی جو پاور لوم مالکان ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اب امید یہ کرتے ہیں کہ حکومت جلد اس اعلان کو فیصلے میں بدلے, کیونکہ پہلے ہی بجلی کے نرخ بڑھنے کی وجہ سے صنعتوں کو کافی نقصان پہنچا ہے. اور جو لوکل انڈسٹری ہے پاکستان کی فیصل آباد کی, اس کو بھی بجلی کے نرخ بڑھنے کی وجہ سے نقصان میں گئی ہے. مزدور بے روزگار ہوئے ہیں. اب اگر حکومت نے یہ اعلان اچھا کیا ہے تو جلد سے جلد اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے اور اسے فیصلے میں تبدیل کرنا چاہیے. پاور لوم اونرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین وحید خالق رامی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہیں گے اس حوالے سے. جی رامی صاحب بتائیے گا, اس حکومتی فیصلے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اور کیا امید کرتے ہیں اس فیصلے میں؟ لیکن یہ بہت خوش اعلان ہے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کا کہ جو ایکسپورٹس تھی وہ بہتر پرفارم کر رہی تھی. آپ کی جو ہائی مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے وہ بہتر پرفارم کرنا شروع ہو گئی تھی. اس وقت ضرورت یہ تھی کہ آپ پاور لوم انڈسٹری کو اور ایس ایم اے انڈسٹری جو کہ معیشت کا ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس کو اسٹیبل کرنے کے لیے, اس کو اوپر اٹھانے کے لیے بجلی کے ریٹس کو کمی کرتے. پاور لوم انڈسٹری انڈر پرفارم کر رہی تھی ہمارے بجلی کے ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے. اور آج یہ جو فیصلہ ہے اگر یہ ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو اس کا ایک بہت خوشائند اثر, خوشگوار اثر. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آگے بڑھیں, خبر شامل کریں جنگ کے شہریوں کے لیے اچھی خبر. سٹی 41 کی کاوش رنگ لے آئی. میونسپل کارپوریشن نے 2 کروڑ روپے کی لاگت سے نئی اسٹریٹ لائٹس خرید لی. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں مبشر حسن نقوی سے. جی مبشر, آگاہ کیجیے گا. بالکل, جھنگ شہر کے بیشتر علاقے اسٹریٹ لائٹ سے محروم دکھائی دیتے ہیں. سٹی 41 نے بھی مسلسل نشاندہی کی کہ اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تاہم جھنگ کے شہریوں کے لیے اب اچھی خبر سامنے آئی ہے کہ میونسپل کارپوریشن انتظامیہ نے شہر بھر میں اسٹریٹ لائٹ لگانے کے لیے نئی اسٹریٹ لائٹس خرید لی ہیں, جس کے لیے سروے بھی مکمل کر لیا گیا. اسی حوالے سے چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن خالق داس سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں. سر آپ بتائیے گا کہ کتنے کی یہ لائٹس ہیں, سروے کر لیا گیا ہے اور کہاں کہاں پر یہ لائٹس لگائی جائیں گی اور ان لائٹس کی وارنٹی بھی ان کو آپ کو دی گئی ہے؟ جی بالکل, یہ پورے شہر میں انشاءاللہ ان کی انسٹالیشن جو ہے لائٹس کی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی آج سے.
تو یہ زہر جنگ میں کافی ایشو تھا، بہت مین شاہراہوں پہ جو ہے وہ اسٹریٹ لائٹس نہیں تھی، چوکوں میں گلیوں میں، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ 2 کروڑ کی لاگت سے جو ہے یہ 500 LED لائٹس جو ہے بڑی والی وہ خریدی گئی ہیں، اور ان کی 2 کروڑ کی لاگت سے 500 کی جو ہے وہ لائٹس خریدی گئی. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے مبشر حسن نقوی. خبروں آپ کو اپڈیٹ کریں کہ سیشن کورٹ میں بچہ حوالگی کیس کی سماعت. عدالت نے 1 سال کی بچی کو ماں کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا. سرگودا روڈ کی رہائشی تہمینہ نے بیٹی حاصل کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کیا گیا تھا. سیشن جج رانا مسعود اختر نے کیس کی سماعت کی. صدر بار ایسوسی ایشن شیخ عرفان ایڈوکیٹ کے والد انتقال کر کے مرحوم شیخ عبدالحق سابق صدر بار تھے. ایسوسی ایشن کا 3 روزہ سوگ کا اعلان. وکلا برادری نے گہرے دکھ کا اظہار کیا. بابر منیر سے مزید بات کریں گے. جی بابر، آگاہ کیجیے گا. بالکل جی، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر شیخ عرفان الحق پوری کے والد گزشتہ رات انتقال کر گئے تھے. شیخ عبدالحق پوری مرحوم سابق صدر بار بھی جو ہیں وہ رہے ہیں، جن کی گراں قدر خدمات تھی، جس پر بار ایسوسی ایشن کی جانب سے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے. وکلاء کی جانب سے ہڑتال کی گئی ہے. وکلاء عدالتوں میں جو ہے وہ پیش نہیں ہو رہے ہیں. وہیں پر اسسٹنٹ کمشنر ٹوبا ٹیکسنگ شیخ رضوان الحق کے جو مرحوم ہیں شیخ عبدالحق پوری، وہ ان کے والد تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج صبح 11 بجے پھر حافظ شاہ برہان کے دربار پر ان کا نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کر دیا گیا، جس میں ڈویژن بھر سے جو ہے وہ سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات جو ہے انہوں نے شرکت کیا. خاص طور پر جو ہے وہ بار ایسوسی ایشنز کے جو لوگ ہیں، جو وکلاء برادری ہے، ان کی بڑی تعداد نے جو ہے وہ اس میں شرکت کیا، جہاں پر ان کے ساتھ جو ہے وہ تعزیت کی گئی ہے ان کے والد کی وفات پر. اور چونکہ وہ موجودہ صدر بھی ہیں شیخ عرفان الحق پوری، ان کے والد تھے مرحوم شیخ عبدالحق پوری، جن کا گزشتہ روز جو ہے وہ انتقال ہو گیا تھا، جن کی آج نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کر دی گئی ہے. چونکہ گراں قدر خدمات تھی بار اور بینچ کے لیے، جس کے پیش نظر بار ایسوسی ایشن کی جانب سے 3 روزہ سوگ کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا. اور اس سلسلے میں بار ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ وہ 3 روز عدالتوں میں جو ہے وہ پیش نہیں ہوں گے اور مکمل 3 روز وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے. بہت شکریہ بابر، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. آپ کو بتائیں ٹوبا ٹیکسنگ میں ٹرینوں کی آمد و رفت معمول پر نہیں آ سکی اور ٹرینوں کے کئی گھنٹے تک لیٹ ہونے کے شکار عوام پریشان ہونے لگی. مزید تفصیلات جانیں گے وقار گھومت سے. جی وقار، آگاہ کیجیے گا. آج اس وقت ہم ٹوبا ریلوے اسٹیشن پر موجود ہیں. جو 10 بجے ملت ایکسپریس آنی تھی وہ تقریباً 2 گھنٹے گزر چکے ہیں، ابھی تک نہیں پہنچی، تاخیر کا شکار ہے، جس کی وجہ سے جو مسافر ہیں وہ پلیٹ فارم پر انتظار کر رہے ہیں اور محکمہ ریلوے سے اپیل کر رہے ہیں کہ ٹرینوں کی جو آمد و رفت ہے اس میں جو تاخیر ہے اس کو ختم کروایا جائے. ہمارے ساتھ کچھ مسافر بھی یہاں پر موجود ہیں، خواتین بھی انتظار کر رہی ہیں، بچے بھی انتظار کر رہے ہیں. مسافروں سے بات کرتے ہیں. کب سے آپ یہاں پر انتظار کر رہے ہیں؟ 11 بجے تک بھائی انتظار کر رہے ہیں. صبح کے آئے ہیں، ہر جگہ ٹرین نہیں آ رہی. کی مسئلہ پیش آ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں بھائی، صبح کے آئے ہیں، ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں. بس ٹائم پہ نہیں آتی؟ نہیں، ٹائم پہ نہیں آتی بھاجی. ٹرینیں ٹائم پر نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں کافی پریشان بھی ہیں. انہوں نے کچھ لوگوں نے شادیوں کے لیے جانا ہے، کچھ خوشی غمی کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ٹرین بر وقت نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہیں. اور بھی لوگ موجود ہیں. آپ نے کدھر جانا ہے؟ میں نے بھائی فیصلہ آباد جانا ہے. میں صبح 9 بجے کا آگے ادھر بیٹھا ہوں، بول رہے 10 بجے ٹرین آئے، ابھی تو 11 بجے بجنے والے ہیں، ابھی تک ٹرین نہیں آئی. جو ریلوے حکام یہاں پر موجود ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 12 بجے تک ٹرین پہنچے گی. 2 گھنٹے یہ ٹرین تاخیر کا شکار ہے. بچے، جو بزرگ ہیں، خواتین ہیں، لوگ ہیں، وہ یہاں پر انتظار کر رہے ہیں. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آگے بڑے خبر شامل کریں. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے مؤثر پیروی نہ ہونے کے باعث ریجنل ٹیکس دفتر کے ٹیکس سے متعلقہ 138 کیسز ایپلٹ ٹریبیونل میں لٹکے ہوئے ہیں. اسی پر بات کر لیتے ہیں عمیر عصمت سے. جی عمیر، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ایپلٹ ٹریبیونل میں جو ٹیکس سے متعلقہ کیسز ہیں ان کی مؤثر پیروی نہ ہونے کا باعث 138 کیسز جو ہیں وہ سالوں سے لٹکے ہوئے ہیں. جنگ زون کے یہ کیسز ہیں جو کہ 2012 سے لے کر مالی سال 2020 تک کے ہیں، اور ان تمام کیسز میں مجموعی طور پر 642 ملین روپے کا ریونیو جو ہے وہ ان کیسز کی تحقیقات مکمل نہ ہونے کا باعث لٹکا ہوا ہے. یہ کیسز انکم ٹیکس، سیل ٹیکس اور
फेडरल एक्साइज ड्यूटी से मुतल्लिका हैं। FBI की जानिब से अपीलेट ट्रिब्यूनल और दीगर अदालती फोरम पर इन केसेस की मुनासिब पैरवी नहीं की जाती, जिसकी वजह यही है कि ये केसेस सालों तक लटके रहते हैं और उनमें जो मुलव्विस रेवेन्यू होता है वो भी FBI कवर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो सालाना टैक्स अहदाफ हैं वो बुरी तरह से मुतासिर होते हैं। ये जंग जोन के केसेस हैं, 138 केसेस हैं जिनमें मजबूरी तौर पर के 138 केसेस हैं। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह कर रहे थे तोसी। प्रोग्राम बराए हिफाजती टीकाजात के हवाले से जिला भर के बुनियादी मराकज़ सेहत की LHVs की रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल तौसी प्रोग्राम बराए हिफाजती टीकाजात के हवाले से महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब की जानिब से जो है वो ट्रेनिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है और इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ नेशनल प्रोग्राम डॉक्टर मोहम्मद अरशद की ज़ेर सदारत जो LHVs हैं उनकी रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी करवाई गई है और उनको हिफाजती टीकाजात के हवाले से आगाह भी किया गया है। इस हवाले से डॉक्टर मोहम्मद अरशद हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर बताइएगा हिफाजती टीकाजात को कामयाब बनाने के लिए क्या इकदाम किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं इसमें LHVs भी शामिल और LHWs भी शामिल है और ये एक रिफ्रेशर कोर्स है। इन LHVs को तो ऑलरेडी इन चीज़ का सारा इल्म है और LHWs घर घर जाके बच्चों को मंगवा के टीकाजात लगवाती हैं। ये एक रिफ्रेशर कोर्स की सूरत में हम इसको ले रहे हैं ताकि इसको हमारा EPI कवरेज जो है बेहतर से बेहतर हो सके, कोई बच्चा भी वैक्सीनेशन के बगैर ना रह सके, ताकि उनकी ज़िंदगी को बेहतर किया जाए, आसान किया जाए और उनकी पेचीदगियों को बचाया जाए। बिल्कुल, बच्चों में बढ़ती अमवात की शरह को कंट्रोल करने के साथ साथ हिफाजती टीकाजात मुहिम को कामयाब बनाने के लिए महकमा बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ें। कमालिया में सूबाई वजीर आशफा रियाज फतेहाना का THQ अस्पताल का दौरा। सूबाई वजीर ने तमाम तर इंतजामात का जायजा लिया। मजीद बात करेंगे रिजवान खान से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल कमालिया में सूबाई वजीर आशफा रियाज फतेहाना ने आज CO हेल्थ डॉक्टर जफर के हमरा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कमालिया का दौरा किया। इस मौके पर MS डॉक्टर जवाद अहमद खान भी उनके हमरा थे। इस मौके पर तमाम सहूलियात का जायजा लिया गया। सूबाई वजीर आशफा रियाज फतेहाना ने अस्पताल में आने वाले जितने भी मरीज़ हैं उनसे जो अस्पताल में दी जाने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया गया। इस मौके पर सूबाई वजीर आशफा रियाज फतेहाना ने अद्वियात का जो स्टॉक है उसको भी चेक किया और तमाम अमला है उसकी हाजिरी को चेक किया गया। इस मौके पर सूबाई वजीर आशफा रियाज फतेहाना की से सफाई सुथराई के इंतजामात को चेक किया गया और इत्मीनान का इजहार किया गया। सूबाई वजीर आशफा रियाज फतेहाना का कहना था कि अस्पताल में तमाम तर इंतजामिया अपनी कारकर्दगी को बेहतरीन जाए, कोशिश की जाए जितने भी मरीज तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कमालिया में आते हैं उनको जो अस्पताल में ऐसी अद्वियात फराहम की जाए, किसी किस्म की शिकायत का मरीजों को सामना ना करना पड़े। सूबाई वजीर आशफा रियाज फतेहाना ने हदायत जारी की कि तमाम स्टाफ अपनी हाजिरी की मरीजों को शिकायत का सामना न करना पड़े। बहुत शुक्रिया रिजवान खान हमारे साथ मौजूद थे। इसलिए यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में स्मोक से आगाही बारे सेमिनार, फैकल्टी और तलबा को स्मोक बढ़ने की वजूहात और बचाव बारे आगाही दी गई। Released due to the burning of fuel and water vapor and fine particle in the atmosphere. So this smog is dangerous because it impair the environment, and when impair then if the environment is not good, as you have seen the theme that we have to breathe air, not the smog. So if air is not healthy, so it will affect the human health and the plant health. It will deteriorate the quality of the fruit and produce, and also the health of the human beings. So as I have told, I will stick to the main topic, the agriculture, the sources of crop residues and the stubble. These are two sources of this crop residue. One is from the field residues and other is from the processed residues. Now total of this is about 40 million tons annually produced. With this crop residues, they combine total 40 billion tons crop residues are produced annually, which is shared by 22% by wheat stubble, 53% by rice residues and 25% all other crops. And this 40 billion tons is actually liable to burning by the farmer. More than 80%, nearly 82% farmers, they burn it as in open field. So this is
the main cause of this smoke. When why the farmer use this practice? Because they feel difficulty in the sowing of crop, in the difficulty of cultivation of the field for preparing the sowing of the next. जंग में इकबाल डे के हवाले से खेलों के मुकाबले कराने का फैसला कर लिया गया। इसी हवाले से बात करते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी, ज़िले इंतज़ामिया झंग ने इकबाल डे के हवाले से खेलों की जो एक्टिविटीज़ करवाने का फ़ैसला किया है और ज़िला भर से 7 गेम्स के खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका दिया जाएगा। इन खेलों में क्रिकेट शामिल है, हॉकी है, बास्केटबॉल है, आर्चरी है, इसके साथ साथ बैडमिंटन, कराटे और एथलेटिक जो है वो शामिल है। इन तमाम जो गेम्स है इनका सिलसिला जो है वो 5 नवंबर से लेकर और 12 दिसंबर तक जारी रहेगा, जिसमें पहले जो है क्रिकेट के मुकाबले जो है वो शुरू होंगे जो कि 28 नवंबर तक जारी रहेंगे। इसके साथ साथ वुशु के जो मुकाबले हैं वो 5 जो है वो दिसंबर को मुनक्किद होंगे। इसके साथ सबसे आखिर में जो मुकाबले हैं वो एथलेटिक्स के मुकाबले होंगे जो कि 12 दिसंबर को मुनक्किद किए जाएंगे। 12 दिसंबर को मुनक्किद किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।